डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, यानी हमारी पूरी दुनिया में कितनी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मतलब हेटेरोजेनिटी, यानी कि आपके कितने अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स यहां पर प्रेजेंट हैं। अगर आप अपने चारों ओर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। यहां पर आपके प्लांट भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं, चिड़िया भी है, आपके पालतू जानवर भी हैं, अदर एनिमल्स भी हैं, अदर प्लांट्स भी हैं, ह्यूमन बींग्स खुद हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, जो कि हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, आपका बेसिकली प्रोटोजोवन हो गया, काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन ये आपके चारों ओर बहुत अच्छे तरीके से फैली हुई हैं। अगर आप अपना एरिया ऑफ स्टडी इंक्रीज करते हैं तो आप लोगों को जो है ज्यादा वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेगा, एंड दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग। कल हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में इसका जिक्र भी किया था कि समझ लो अगर मैं 2 किलोमीटर स्क्वायर के इलाके में रिसर्च करता हूं और मुझे मिली 200 स्पीसीज, तो अगर मैं एरिया बढ़ाऊंगा तो यहां पर भी मुझे कुछ तो स्पीसीज मिलेंगी ना, सो ऑटोमेटिकली मुझे 300 स्पीसीज मिल जाएंगी। सो अगर मैं एरिया ऑफ स्टडी इंक्रीज करता हूं, सो number of species that I'll find in that particular area will also increase dynamically. Okay, that is something जो कि आप लोगों को यहां पर सीखना है। प्लस अगर मैं नई जगह पर जाता हूं या मैं पुरानी जगह पर भी जाता हूं तो भी मुझे नई नई स्पीसीज मिलने के चांसेस रहेंगे। समझ लो ये मेरा गांव है, ये मेरा गांव है, दिस इज माय विलेज। मैं यहां पर 2011 में स्टडी करके गया और मैंने देखा कि यहां पर 700 स्पीसीज हैं। मैं उसके बाद चला गया शहर में स्टडी करने के लिए और मैंने 5 साल यहां पर स्टडी की। मैंने 5 साल जो है आपकी सिटी में स्टडी की, तो 2016 तक मैंने यहां पर स्टडी की। यहां पर मुझे 800 मिले। अब मैं क्या करूंगा, जब मैं 2017 में अगर वापस गांव में जाऊंगा, ऐसा नहीं है मुझे 700 स्पीसीज ही मिलेंगे। देयर आर अ लॉट ऑफ स्पीसीज दैट आई कैन स्टिल फाउंड इन द ओल्डर एरियाज इफ आई एक्सप्लोर देम वेरी वेल। हो सकता है मुझे 750 स्पीसीज मिल जाए या फिर इससे भी ज्यादा। और इसके बाद अगर मैं कुछ साल बाद शहर में जाऊंगा तो मुझे हो सकता है और स्पीसीज ढूंढने का मौका मिले। देयर इज ऑलवेज अ चांस टू एक्सप्लोर मोर, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये लाइन आपकी एनसीईआरटी में है, इसीलिए मैंने यहां पर इलैबोरेट की है। सो ऑब्वियसली अगर आप एक डेंस फॉरेस्ट में जाओगे तो आपको ज्यादा नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहां पर मिलेंगे, क्योंकि वहां पर इकोसिस्टम बहुत ही एस्टैब्लिश्ड होता है और स्टेबल होता है। हर डिफरेंट काइंड का प्लांट, एनिमल या ऑर्गेनिज्म जो भी आप देखते हो वो एक अलग स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग अगर बोलते हैं कि हम लोग 7 बिलियन ह्यूमन बींग्स हैं, वी आर जस्ट वन स्पीसीज। 7 बिलियन क्या है, हमारा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, बट वी आर अ सिंगल स्पीसीज। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगर मैं बोलता हूं 20,000 अलग अलग तरीके की चींटियों की स्पीसीज है, तो उन 20,000 स्पीसीज में अलग अलग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी होंगे। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स तो उनका बिलियंस में, ट्रिलियंस में चला जाएगा। सो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज अनदर थिंग, द डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल इट विल बी रिप्रेजेंटिंग अ स्पीसीज। ओके, समझ लो कि आपका काली वाली चींटी है, दैट इज अ स्पीसीज। लाल वाली चींटी है, दैट इज अ स्पीसीज। बड़ा वाला चीटा, इट इज अ स्पीसीज। फौजी मकोड़ा हम लोग बोलते हैं बहुत तेज तेज चलता है, दैट इज ऑल्सो स्पीसीज। व्हाइट एंट जो होती है दैट इज कॉल्ड एज टर्माइट, दैट इज ऑल्सो स्पीसीज। सो सेम आपके जो है बेसिकली मिलते जुलते, लेकिन अगर थोड़े भी अलग हुए वो आपके नई स्पीसीज को डेपिक्ट करेंगे। उनमें काफी सारी चीजें आपको इंटरनली अगर आप जाओगे आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगी। सो नंबर ऑफ स्पीसीज जो हम आज तक पता लगा चुके हैं दैट आर 1.7 to 1.8 मिलियन, यानी 17 से 18 लाख डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म अभी तक हम लोग पता लगा चुके हैं। और रॉबर्ट मे साहब नाम के एक साइंटिस्ट थे, मे जो कि आपका महीना होता है MAY, उस नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा 7 मिलियन के आसपास आपके टोटल स्पीसीज अर्थ पे है, यानी अभी तक जितनी भी स्पीसीज अर्थ पे हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर चुके हैं, 22% को पता कर चुके हैं। और जितनी अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म अर्थ पे होते हैं इन सबको कलेक्टिवली आप लोग क्या बोलते हो, बायोडाइवर्सिटी बोलते हो। बायोडाइवर्सिटी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी। सो इट मींस दैट द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ represents the biodiversity. ओके, अगर आप नए एरियाज में जाओगे या फिर पुराने एरियाज में भी जाओगे तो आपको नए ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यूअसली देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने आपको यहां पर इलैबोरेट कर दिया है। As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know that the plants and animals in our area by their local names. हम जो है एक पर्टिकुलर चीज को एक लोकल नेम से बुलाते हैं। जैसे अगर आपका कोई पड़ोसी है और उसका नाम है घर का, समझ लो छोटू, सो वो डॉक्यूमेंट्स में नहीं है ना, सो उसको आप लोग कहीं भी जाकर बुलाओगे, समझ लो उसके स्कूल में जाकर बोलोगे कि छोटू का टिफिन देने आया हूं, तो कोई नहीं पहचानेगा तुम्हें उसके लिए जस्टिफाई करना पड़ेगा। छोटू का तुम्हें असली नाम बताना पड़ेगा। हो सकता है उसका स्कूल का नाम शक्तिमान हो, सो तुम्हें वही बोलना पड़ेगा। सो लोकल नेम जो है ये वेरी कर सकते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हो सकता है उसे घर पे छोटू बुलाते हो, लेकिन उसके दोस्त उसे क्या ही बुलाते होंगे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
तुम लोग अपने दोस्तों को काफी अलग अलग नामों से बुलाते होगे और हम भी ऐसा ही करते हैं, और वो नाम टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। कभी हम उन्हें उनके पिताजी के नाम से बुलाते हैं, कभी उनके माताजी के नाम से, और कभी जो है हम उनका खुद का नाम रखते हैं डिपेंडिंग अपॉन अ थिंग दैट हैज हैपेंड इन द क्लास। अगर क्लास में उसने कोई बचकान हरकत कर दी तो उस बेसिस पे भी काफी बार किस्से कहानियों में उसका नाम पुकारा जाने लगता है। सो ये जो है आपका प्लेस टू प्लेस टाइम टू टाइम वेरी करते रहते हैं नाम। जैसे कि आपका कैलोट्रोपिस है, इसे हरियाणा में हम लोग आंकड़ा बोलते हैं, ओके। थोड़े और अगर आप नॉर्दर्न रीजन में जाओगे तो इसे आंख बोलते हैं, एमपी में इसे मदार बोलते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको इसे पता करना है अमेरिका में जाके, तो आप सिर्फ और सिर्फ कैलोट्रोपिस ही बोलोगे। आप लोग इसके अलावा कुछ भी बोलोगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। सो इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए क्या जरूरी है? इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए यह जरूरी है कि आप लोग नामों को स्टैंडर्डाइज करें। सो देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेम ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिससे बेसिकली उसके सेम नाम से उसे पूरी दुनिया में जाना जाए। इस प्रोसीजर को आप लोग क्या कहते हो? नॉमेनक्लेचर, यानी नामकरण आपका प्रक्रिया, इसे आप लोग कहते हो। नामकरण करने से पहले आपके 4 इंपॉर्टेंट टेक्सोनॉमी के टूल्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं अभी से ही, जिससे आपको आगे चल के कोई कंफ्यूजन ना हो। पहला जो टेक्सोनॉमी का हथियार है दैट इज कैरेक्टराइजेशन। दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन। तीसरा जो इंपॉर्टेंट टूल है यह आपका नॉमेनक्लेचर, ओके, या फिर आपको एनसीईआरटी में पहले क्लासिफिकेशन है तो क्लासिफिकेशन लिख लेते हैं, और फिर है आपका नॉमेनक्लेचर। यहां पे हम सिर्फ नाम समझने के लिए बता रहे हैं कि ये होते क्या है। कैरेक्टराइजेशन के नाम में क्या है? कैरेक्टर। पहले हम नोट करेंगे, समझ लो हमें कोई न्यू स्पीसीज मिली, हम उसके बारे में सारी चीजें नोट करेंगे कि बॉस आपको स्पीसीज में क्या क्या मिला। हम लोग बोलेंगे इसमें हमें मिले एक्सटर्नल बॉडी हेयर्स, इसमें हमें मिला एक्सटर्नल ईयर पिन्ना, इसमें हमें मिला है एक डायफ्राम, इसमें हमें मिला है मेमोरी ग्लैंड, और इसमें हमें पता लगा है कि ये इसके 2 हाथ और 2 पैर हैं, यानी ओवरऑल इसके 4 लिम्स हैं। सो इट इज अ टेट्रापोडा। सो हम लोग फिर क्या बोलेंगे? ये हमने बना लिया, दिस इज कॉल्ड एज कैरेक्टराइजेशन, किसी भी चीज के कैरेक्टर्स को पता करना। देन व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? अब इन कैरेक्टर्स के बेस पे पता लगाना कि ये जो नया आपको स्पीसीज मिला है ये है क्या। सो एक्सटर्नल ईयर पिन्ना मैमल्स में होता है, ओके, आपके एक्सटर्नल हेयर मैमल्स में होते हैं, डायफ्राम मैमल में होता है, मेमोरी ग्लैंड आपका सिर्फ और सिर्फ मैमल में होता है, टेट्रापोडा आपका मैमल है, इसके अलावा भी टेट्रापोड है, लेकिन ये सारे कैरेक्टर क्या बता गए आपको कि ये मैमल है। सो आइडेंटिफिकेशन में मैंने मैमल पता कर लिया कि ये मैमलिया क्लास का है, ओके, मालिया लिख दिया मैंने सो मैमलिया कर लो इसको। सो ये मैमलिया क्लास का है, ये हमें पता लग गया। अब क्या करेंगे? हम लोग इसको क्लासिफिकेशन कर देंगे, यानी हम इसे क्लास मैमल में पुट कर देंगे, और उसके बाद हम इसका रखेंगे नाम, ओके, हम इसका एक नाम दे देंगे। जो भी ऑर्गेनिज्म मिला होगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल श्योरली गिव इट अ नेम। ऑलराइट, सो दीज आर द 4 प्रोसेस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। सो उस हिसाब से 4 प्रोसेस इंपॉर्टेंट रहते हैं और ये एक सीक्वेंस में होते हैं, ओके। तो पहले आपको कैरेक्टराइजेशन और आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है। जब तक आपने वो नहीं किया आप नाम रख ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं रहेगा कि किस जीनस से बिलोंग करता है, तो आप नाम कैसे रखोगे? समझ रहे हो? सो इसी प्रकार से जैसे इंडिया में देखो क्या होता है। इंडिया में देखो, अगर एक बच्चा, समझ लो, मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा लेकिन स्टिल ये एक अच्छा एग्जांपल है तो मैं बता रहा हूं। अगर कोई आपका जैसे क्रिश्चियन बच्चा है तो उसका अपने रिचुअल्स के हिसाब से नाम रखा जाएगा। अगर कोई हिंदू बच्चा है उसका अपने हिसाब से नाम रखा जाएगा, ओके। जैसे अभी जो है आप अगर बिना किसी रूल एंड रेगुलेशन के नॉमेनक्लेचर करोगे तो बच्चे का नाम क्या हो जाएगा? जोसेफ खान, ओके। कुछ स्पीसीज और जीनस मिल ही नहीं रहा, ओके। सो ऐसे करके हो जाएगा, समझो। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू द रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाए गए हैं नॉमेनक्लेचर के लिए। सो नॉमेनक्लेचर और नामकरण आप तब कर पाओगे जब ऑर्गेनिज्म आपको पता हो कि उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, ऑर्गेनिज्म है कौन। सो इसीलिए सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना जरूरी रहता है। सो आइडेंटिफिकेशन इज द मेन टूल, उसके बाद आप नॉमेनक्लेचर कर पाओगे, ओके। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने जो है अपने अपने प्रोसीजर जो है असाइन किए, और उन्होंने कहा कि इन प्रोसीजर्स के बेस पे आपको साइंटिफिक नाम रखना है। सो ये जो प्रोसीजर्स हैं ये एक्सेप्टेबल हैं टू ऑल द बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि ये रूल सबको फॉलो करने होते हैं। अगर आपको प्लांट का नाम रखना है तो आप लोग ICBN के रूल्स को फॉलो करोगे, दैट इज इंटरनेशनल, ओके, यहां पर देखो, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। बोटेनिकल आया यहां पर, यानी कि आपका प्लांट से रिलेटेड है। सिमिलरली अगर आपको एनिमल्स के नाम रखने हैं सो आप ICZN को फॉलो करोगे, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर।
ओके अगर आप वायरस का नाम रखना चाहते हो तो आप करोगे इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ वायरसेस। ओके अगर आप ICNB करो, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, तो वो बैक्टीरिया के लिए हो जाएगा। ऐसे करके अलग अलग लेवल पे ऑर्गेनिजम्स का नाम रखने के लिए हमारे पास अलग अलग हथियार हैं और वो हथियार बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके साइंटिफिक नेम से ये गारंटी हो जाती है कि हर ऑर्गेनिज्म का पूरी दुनिया में एक ही नाम है। आप अमेरिका में वो नाम बोलो, आप स्विट्जरलैंड में बोलो, आप कहीं भी जाकर बोलो, आप भारत में बोलो, उसको हर कोई पहचान जाएगा, तो सेम नेम से वो जाना जाएगा। ओके और ये नाम किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं दिया जाना चाहिए। जैसे नीम है तो नीम आपका नीम का ही नाम है, पीपल का नाम पीपल है, आप किसी और को अगर ये सेम नाम दे दोगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। सो एक नाम होना चाहिए एक ऑर्गेनिज्म का और वो नाम किसी और का नहीं होना चाहिए। ओके सो बायोलॉजिस्ट जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं फॉर नेमिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। सो इसमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है सबसे फेमस है। बाइनोमियल क्यों बोला गया? क्योंकि बाय का मतलब होता है दो और नोमियल का मतलब होता है नेम, यानी कि इस पर्टिकुलर नामकरण की प्रक्रिया में दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है आपका जीनस, जिसे आप जेनेरिक नेम बोलते हो, और दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपका स्पीसीज, जिसे आप स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हो। और ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये आपका कैरोलस लीनियस साहब ने दिया था। ओके और पूरे वर्ल्ड में इसको स्टैंडर्ड माना जाता है। सो नाम का फॉर्मेट क्या है ये आपको यहां पर दिखाऊंगा मैं मैंगो का एग्जांपल लेके। सो ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा भी गया है। सो मैंजीफेरा इंडिका जो है ये इसका साइंटिफिक नाम होता है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है ये आप लोगों को जानने हैं। अब मैंजीफेरा इंडिका में देखो, पहला जो नाम है ये आपका जीनस है और दूसरा आपका स्पीसीज है। ये बिल्कुल करेक्ट है, ये हम जानते हैं। जीनस का जो पहला अल्फाबेट होगा ये कैपिटल होगा, स्पीसीज का जो पहला अल्फाबेट है ये स्मॉल होगा हमेशा। अगर आप किताब में ये नाम लिख रहे हो तो इटैलिक्स में होगा। यहां पर देखो ये वाला अक्षर आपका सीधा है, लेकिन इंडिका जो स्पीसीज है आपका टेढ़ा लिखा हुआ है, इट इज इटैलिसाइज्ड, ये आपका इटैलिक्स में लिखा गया है। लेकिन अगर आप इन्हें हाथ से लिखते हो, जैसे अगर मैं मैंजीफेरा इंडिका अगर आपको यहां पर लिख के दिखाता हूं, अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज को हाथ से लिखता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर मैं हाथ से लिखता हूं तो मैं इनको सेपरेटली अंडरलाइन करूंगा। मैं मैंजीफेरा को अलग अंडरलाइन करूंगा और इंडिका को अलग, क्यों? जिससे पता लग सके कि ये जो है आपका लैटिन वर्ड लिए गए हैं। और लैटिन भाषा क्यों प्रयोग की जाती है? लैटिन भाषा इसलिए यूज की जाती है क्योंकि इट इज अ डेड लैंग्वेज। पिछले काफी सालों से लेकर इसमें अभी तक कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ये लैंग्वेज मर चुकी है, इसमें ना कोई वर्ड ऐड हो सकता है ना कोई वर्ड डिलीट हो सकता है। अगले हजारों सालों तक भी लैटिन वैसी की वैसी रहेगी जैसी ये फिलहाल है। तो आप आज भी अगर कोई मैन्युस्क्रिप्ट लिखते हो और वो मैन्युस्क्रिप्ट अगर कोई 1000 साल बाद भी पढ़ता है तो उसका सेम मतलब निकलेगा जो कि आज है। सो इसीलिए साइंटिस्ट लोग जो है हमेशा लैटिन का इस्तेमाल करते हैं। ओके सो यहां पर क्या हुआ, कुछ रूल्स हैं आपके नोमेनक्लेचर के। बाइनोमियल जो नेम्स हैं बेसिकली ये लैटिन से होते हैं और इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, ये हम लोग जान गए हैं। दे आर लैटिनाइज्ड और डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, यानी वर्ड के ओरिजिन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी वर्ड को किसी और भाषा से भी लिया गया है, समझ लो संस्कृत से लिया गया है, उसको भी हम पहले लैटिन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे, क्योंकि हो सकता है संस्कृत में एक बदलाव आ जाए लेकिन लैटिन में कोई बदलाव नहीं आएगा। फर्स्ट वर्ड जो बायोलॉजिकल नेम का ये जीनस होता है और सेकंड कंपोनेंट जो आपका स्पीसीज होता है, ये हम जान चुके हैं। बोथ वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम जब इनको हाथ से लिखा जाएगा तो इन्हें सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा और अगर प्रिंटेड में है तो इन्हें इटैलिक्स में लिखा जाएगा जिससे कि इनके लैटिन ओरिजिन का पता लग सके। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। फर्स्ट वर्ड जो है आपके जीनस का ये कैपिटल होगा और जो आपके स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट अल्फाबेट है ये हमेशा स्मॉल रहेगा और इसीलिए मैंजीफेरा इंडिका में यहां कैपिटल एम है लेकिन यहां पर स्मॉल आई है, यह आप लोग देख सकते हो। ऑथर का नाम जो है पूरे के पूरे साइंटिफिक नाम के एंड में आता है और रोमन में लिखा जाता है। मतलब ये तो आपके लैटिन में थे ना स्टार्टिंग के मैंजीफेरा और इंडिका, लेकिन नाम आपका रोमन में होगा, मतलब ये इटैलिक्स में नहीं होगा। जैसे कि आपका लीनियस ने अगर समझ लो डिस्क्राइब किया है मैंगो का नाम, तो लीनियस का एब्रीवेशन लिया जाएगा, लिन लिया जाएगा इस नाम से सिर्फ, और इसे सीधा सीधा अक्षरों में लिखा जाएगा, इटैलिक्स में नहीं लिखा जाएगा। इट इज रिटन इन रोमन। सो ये पूरा का पूरा नाम जो था आपका मैंजीफेरा इंडिका लिन, ये 2019 के पेपर में आपको देखने को मिला था। मैंने खुद ये पेपर आपको सॉल्व भी कराया था। ओके सो अब देखो, अब आप समझ चुके हो आइडेंटिफिकेशन को, अब आप समझ चुके हो नोमेनक्लेचर को। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात थी। और कैरोलस लीनियस साहब एक बहुत ही डेडिकेटेड साइंटिस्ट थे, क्योंकि पहले इनका नाम क्या था, पहले इनके नाम में 2 सरनेम्स थे और टोटल 3 कंपोनेंट्स थे। इनका नाम था कार्ल वॉन लिने। लेकिन इसके बाद जैसे इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, इन्होंने सोचा कि मैं खुद का नाम भी 2 ही अक्षर का रखूंगा सिर्फ। तो इन्होंने क्या किया, खुद का नाम कैरोलस लीनियस किया, यानी जो वॉन नाम था
इन्होंने वो हटा दिया। सो कार्ल वॉन लिने से इनका नाम बदलकर कैलोडस लिनस हो गया, जो कि इनकी डेडिकेशन को शो करता है एंड दैट इज रियली एन अप्रिशिएटेड जेस्चर एट दैट पर्टिकुलर टाइम। So since it is nearly impossible to study all the living organisms, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज है, इनको पढ़ना ऑथेंटिकली इम्पॉसिबल है। सो हमने क्या किया, कुछ आइडियाज निकाले हैं जिससे हम इनको आसानी से पढ़ सकें, और वो आइडिया है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब आपके कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पर सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में पुट कर देना। यानी देखो स्कूल्स में क्या होता है, हालांकि ये चीज गलत है, लेकिन होता क्या है कि आपके जो बच्चे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं उनका टेस्ट लिया जाता है, सबका टेस्ट लिया जाता है। जो अच्छे बच्चे रहते हैं जिन पे हम लोग रैंक निकाल सकते हैं, उन्हें क्या किया जाता है, अल्फा सेक्शन में डाल दिया जाता है, दिस इज सेक्शन अल्फा। उसके बाद थोड़े से जो नीचे स्टूडेंट रहते हैं उन्हें बोलता है ए स्टार, उसके नीचे होते हैं उन्हें बोलता है सेक्शन A1, फिर A2, A3, A4, इस तरीके से, जिससे कि क्राइटेरिया बन जाए और उस हिसाब से क्लासिफिकेशन हो जाए बच्चों की कि कहां पर आपको महंगा टीचर छोड़ना है, कहां पे सस्ता, जो कि बिल्कुल गलत है, आई एम टोटली अगेंस्ट इट, लेकिन ये हो रहा है, ये मेरे खुद के शहर में भी हो रहा है काफी स्कूल्स में। सो इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है, जो गलत है लेकिन एग्जांपल समझने के लिए बहुत ठीक है। कि आप जो करते हो, समझ लो आप अल्फाबेटिकली स्टूडेंट्स को डाल रहे हो किसी पर्टिकुलर क्लास में, तो आपने बोला कि ए से डी तक जिनका नाम है, ए से डी तक जिनका नाम शुरू हो रहा है वो एक क्लास में आ जाओ, फिर ई एफ जी एच जो है बेसिकली एक में आ जाओ, और इस तरीके से आप लोगों को बेसिकली क्लासिफाई अगर कर दिया जाए। सो ये क्या हुआ, आप लोगों ने यहां पर ग्रुपिंग कर दी, कन्वीनियंट कैटेगरीज बना दी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। यानी आपने कुछ कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया और आपने देखा कि इन ऑर्गेनिजम्स के सेम कैरेक्टर हैं, इनको सेम ग्रुप में प्लेस करो, इन ऑर्गेनिजम्स के सेम कैरेक्टर हैं, इनको सेम ग्रुप में प्लेस करो। जैसे इंसेक्ट है, उसमें आप लोगों ने क्या देखा, जॉइंट अपेंडेजेस, भाई क्लास इंसेक्टा में डालो, मेमोरी ग्लैंड्स क्लास मैमेलिया में डालो, ओके, लिटिल रिंग्स प्रेजेंट है, एनुलस प्रेजेंट है, अर्थवर्म के साथ फेंको एनेरिडा में, ओके, डोर्सोवेंट्रली फ्लैट बॉडी है, प्लेटीहेल्मिन्थस में भेजो, ओके, राउंड बॉडी है आपकी, राउंड वॉर्म्स में भेजो, ओके, स्पंज लाइक बॉडी है, पोर हैं बॉडी में, पॉरीफेरा से बिलोंग करते हैं, पॉरीफेरा में भेजो। आपने कुछ कैरेक्टर्स लिए, उन बेसिस पे स्टडी करके इनको क्या किया, अलग अलग कैटेगरीज में डाल दिया, जिससे इन्हें पढ़ना आसान हो जाए। कोई इंसान जिसको रिसर्च करनी होगी इंसेक्ट पे, वो क्यों जाएगा पॉरीफेरा में, वो क्यों जाएगा सिलेंट्रेटा में। कंफाइंड रिसर्च के लिए इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू गो स्पेसिफिकली, ऑलराइट। सो फॉर एग्जांपल वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट एंड एनिमल और डॉग, कैट और इंसेक्ट। जब आपको इन टर्म्स के बारे में बोला जाता है, जैसे मैं अगर बोलूं डॉग, तो आप इन सबके कैरेक्टर्स के बारे में सोचने लग जाओगे और आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी डॉग की। आप कैट के बारे में नहीं सोचोगे उस पर्टिकुलर टाइम पे, आप लोग सिर्फ और सिर्फ डॉग के बारे में सोचोगे। अगर वहां पर मैं डॉग में स्पेसिफाई कर दूं अल्सेशियन, तो आप सिर्फ और सिर्फ अल्सेशियन के बारे में सोचोगे, बुलडॉग के बारे में नहीं। अगर मैं बोलूं मैमल, तो मैमल के आप कैरेक्टर्स जस्टिफाई करने लग जाओगे, एक्सटर्नल ईयर्स, बॉडी हेयर्स, मेमोरी ग्लैंड, आप ये सोचने लग जाओगे। अगर मैं वीट बोलूं तो आप वीट के बारे में सोचने लग जाओगे। सो यहां पर क्या है, बेसिकली आपका इनको कन्वीनियंट कैटेगरीज बोला जा सकता है, जो कि आपके ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए इंपॉर्टेंट है। और कोई भी कैटेगरी है तो उसके लिए साइंटिफिक टर्म यूज किया जाता है टैक्सा। यानी टैक्सा क्या है, बेसिकली ये आपको आगे लाइन मिलेगी इसी चैप्टर में, मैं आपको अभी क्लियर करता हुआ चलता हूं। टैक्सा क्या है, टैक्सा को आप लोग बोलते हो ग्रुप, आप लोग इसे बोल सकते हो कैटेगरी, आप लोग इसे बोल सकते हो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, आप लोग इसे बोल सकते हो रैंक। ये सारी चीजें आपकी एक ही हैं। टैक्सा सिर्फ इसका साइंटिफिक नाम है जिसके ऊपर टैक्सोनॉमी का नाम रखा जाएगा। टैक्सा मतलब आपका कैटेगरी या ग्रुप। आपने क्या किया, कन्वीनियंट कैरेक्टर्स के बेसिस पर क्या किया, कोई ग्रुप बना दिया, कोई कैटेगरी डिफाइन कर दी, आपने क्लासिफिकेशन कर दिया, आपने रैंक असाइन कर दी। इन सबको आप लोग कलेक्टिवली टैक्सा बोल सकते हो, यानी इनमें से कोई भी वर्ड आप लोग इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। ओके, सो यहां पर देखो टैक्सा क्या होती है, टैक्सा जो है वो अपने आप को डिफरेंट लेवल पर एक्सप्रेस कर सकती है। यानी कि यहां पर एक मैं डायग्राम ले लेता हूं पहले कंसिडरेशन में। ऑलराइट, ये आपकी टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी आपकी यहां पर शो की गई है, और ये कैटेगरी होती है आपकी स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, प्लांट्स के केस में इन्हें डिवीजन बोला जाता है, और किंगडम। यहां पर ये सारी की सारी रैंक है, ये सारी की सारी कैटेगरी हैं, ये सारे के सारे ग्रुप हैं, ये सारे के सारे टैक्सा हैं, लेकिन अलग अलग लेवल पर। स्पीसीज एक बेसिक लेवल है, ये छोटा लेवल है, किंगडम एक बड़ा लेवल है, लेकिन तब भी किंगडम भी आपका एक टैक्सा बोला जाएगा, एक ग्रुप बोला जाएगा, स्पीसीज भी आपका एक टैक्सा है, जीनस भी आपका एक टैक्सा है, फैमिली भी आपका एक टैक्सा है, ऑर्डर भी आपका एक टैक्सा है, क्लास भी आपका एक टैक्सा है। सो टैक्सा जो है अलग अलग लेवल पर हो सकता है।
समझ लो ये 7 लेवल है, इनका नाम है लेवल 1 2 3 4 5 6 7. So taxa can be represented at any of the 7 levels. Okay, so that was the thing that was mentioned in NCERT. Okay, all right, so ये बात हो चुकी है. So hence based on the characteristics all living organisms can be classified into taxa. यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है अलग अलग कैटेगरी में भेजा जा सकता है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज टेक्सोनॉमी. टेक्सोनॉमी मतलब ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग टेक्सा या अलग अलग कैटेगरी में भेजना. सो टेक्सोनॉमी, जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है, इसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं? मॉडर्न टेक्सोनॉमी के 5 इंपॉर्टेंट स्तंभ हैं, 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं. एक है आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी. देन देयर इज योर इंटरनल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड योर एनाटॉमी. देन देयर इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड एज योर साइटोलॉजी. देन डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, ओके, कि आपका डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है. एंड देन योर इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, कि आपका इकोलॉजिकल स्टेटस क्या है. इन 5 चीजों को जब आप कंसिडर करते हो तो मॉडर्न टेक्सोनॉमी का ये बेस बनाते हैं. और नॉर्मल जो टेक्सोनॉमी है आपकी, स्टैंडर्ड टेक्सोनॉमी, उसके बेस क्या है? 4 बेस जिनकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. कैरेक्टराइजेशन यानी कैरेक्टर्स का लिस्ट बनाना. आइडेंटिफिकेशन यानी आइडेंटिफाई करना कि कैरेक्टर्स के बेसिस पर वो ऑर्गेनिज्म है क्या. फिर उसको क्लासिफाई करना और फिर उसका नाम रख देना. दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. क्योंकि जब तक आप क्लासिफाई ही नहीं करोगे आपको पता कैसे लगेगा ये किस जीनस का है. और जब तक आपको जीनस नहीं पता लगेगा तो आप नॉमेनक्लेचर कैसे कर पाओगे? जीनस तो आप कॉमन ही रखोगे ना, स्पीसीज जो है उसके अंदर आप लोग ऐड करते जाओगे. और अगर कोई नई आपको स्पीसीज मिल गई जो किसी नए जीनस से बिलोंग करती है तो आप जीनस और स्पीसीज दोनों का नाम ही खुद रख सकते हो. ओके, सो टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू. यानी चीजों को क्लासिफाई करना कोई नई बात नहीं है. ह्यूमन बीइंग्स हमेशा से ही क्यूरियस रहा है, हमेशा से ही इंटरेस्टेड रहा है अपने आसपास की चीजों के बारे में जानने के लिए और उनको बेसिकली क्लासिफाई करने के लिए. सो पहले जब ऑर्गेनिजम्स में, जब ह्यूमंस में इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, साइंटिफिक कोई अप्रोच नहीं था, तो अपने यूज के बेसिस पर ये चीजों को क्लासिफाई करते थे. यानी हम किस लिए चीजों को यूज कर रहे हैं उस बेसिस पर. सो इन्होंने क्या किया, अलग अलग क्राइटेरिया बना दिए कि ऑन द बेसिस ऑफ फूड, हम जो चीज खाते हैं वो फूड कैटेगरी में आ गई. जैसे फल हो गए, ओके, आपके पत्ते हो गए, कोई क्रॉप हो गई, ये सारी आपके फूड में आई. कोई दालें हो गई, सब्जियां हो गई, ये आपकी फूड में आ गई. क्लोथिंग, कोई आपका इंपॉर्टेंट मटेरियल हो गया, जैसे आपका सिल्क कॉटन हो गया, आपका बेसिकली जूट हो गया, फ्लेक्स हो गया, फाइबर हो गया, ये आपकी क्लोथिंग में आ गए. शेल्टर, रहने बहने की चीजें जो है आपकी, इसमें टिम्बर वुड आ गई, लकड़ियां वगैरह आ गई, जो भी आप घर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो. इंपॉर्टेंट आपकी पत्तियां, वेजिटेशन वगैरह जो भी आप लोग यूज करते हो, ये भी आपकी यहां पर इंटीग्रेट हो जाती हैं. सो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो कभी करी गई थी ह्यूमन के द्वारा वो यूजेस के बेसिस पर थी. ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है. नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन अगर दुनिया में कोई पहली हुई थी तो वो यूजेस के बेसिस पे थी. इसके पीछे कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल नहीं था. Human beings since long were not only interested in knowing more about the different kind of organisms. ये जानने में तो जरूरी समझते ही थे कि अपने आसपास क्या क्या है, लेकिन ये उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में भी बहुत इंटरेस्टेड थे. सो दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रिफर्ड एज सिस्टमैटिक्स. यानी ये टेक्सोनॉमी से बड़ी ब्रांच है. टेक्सोनॉमी में आपकी 4 चीजें आई थी, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर. सिस्टमैटिक्स इनका बाप है. सिस्टमैटिक्स में क्या आया है? सिस्टमैटिक्स में आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी इनके बीच में आई है. यानी आपके बेसिकली कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से कितना कनेक्टेड हैं इवोल्यूशनरी बेसिस पे. मैंने आपको बताया था सबका मालिक एक, तो आपके एंसेस्टर के कैरेक्टर हम सब में हैं, वो कितने कितने % कैरेक्टर सब में है, उस बेसिस पर भी इन्हें फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है. और जब आप इन्हें क्लासिफाई करोगे तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि यस दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोर रिलेटेड. सो इसमें क्या हुआ, इसमें आपका आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर ये सब तो आया ही, यानी टेक्सोनॉमी तो आई ही, इसके अंदर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी आई. तो आप कह सकते हो दैट सिस्टमैटिक्स इज अ मच ब्रॉडर ब्रांच एज कंपेयर टू दैट ऑफ टेक्सोनॉमी. सिस्टमैटिक्स एक वर्ड है जो कि लैटिन से उठाया गया है, जिसका नाम है सिस्टेमा, जिसका मतलब है सिस्टेमा, और इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ वैरायटी ऑफ थिंग्स. कैरेक्टर्स आप लोग देखोगे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखोगे, उस बेसिस पर आप इन्हें क्लासिफाई. साहब ने इसी बेसिस पर अपनी किताब का नाम सिस्टेमा नेचुरी रखा था, जिससे कि इसमें सिस्टमैटिक्स का जिक्र किया जा सके. ऑलराइट, सो सिस्टमैटिक्स इज मच ब्रॉड क्योंकि इसमें टेक्सोनॉमी के चारों कंपोनेंट हैं. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आपका कॉम्प्लीमेंट्री है, एज अ गिफ्ट यूज किया गया है.